जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड केमिस्ट्री में जो हमने लास्ट वीडियो में एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस किया था। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर 2019 के सॉल्यूशन की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन पेपर 2019 सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर दैट हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन so that we'll get all the notification from this channel. So let's begin. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर 2019 का जो सॉल्यूशन है उसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है वह है सिग्मा और पाई बंध को परिभाषित कीजिए। तो सिग्मा बंध को परिभाषित करते हैं, वह बंध जो कक्षकों के सम्मुख अतिव्यापन से बनता है सिग्मा बंध कहलाता है। यानी कि अगर हम इसको एक लाइन में लिखेंगे तो फेस वाइज ओवरलैपिंग, अगर फेस वाइज ओवरलैपिंग होता है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। यानी कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो s ऑर्बिटल है और यहाँ पर भी s ऑर्बिटल है, इन दोनों का अगर हम ओवरलैपिंग कराएं, अतिव्यापन कराएं तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और यदि हम p ऑर्बिटल और ये भी हमारे पास p ऑर्बिटल है, इन दोनों का ओवरलैप कराएं यानी कि इनका भी अतिव्यापन कराएं तो यहाँ पर जो फेस वाइज ओवरलैपिंग होगा उसमें जो बनने वाला बंध होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। सो नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर चलते हैं। पाई बंध, वह बंध जो कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है वह पाई बंध कहलाता है। यानी कि जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड था, जो सिग्मा बंध बनते हैं वो फेस वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं, परंतु जो हमारे पास पाई बॉन्ड होते हैं, जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे पास p ऑर्बिटल है और ये हमारे पास दूसरा p ऑर्बिटल है और इनका हम क्या करा रहे हैं, साइड वाइज क्या करा रहे हैं, ओवरलैपिंग करा रहे हैं, अतिव्यापन करा रहे हैं। और अगर यहाँ पर ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन जो है 3p इलेक्ट्रॉन के लिए L और M के मान लिखिए। 3p यानी कि जो हमारे पास 3p ऑर्बिटल है उसके लिए जो उसके इलेक्ट्रॉन के लिए L और M यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान लिखिए। तो हमारे पास यहाँ पर 3p दे रखा है, यानी कि जो 3 होता है, ये जो 3 होता है ये किसको बताता है, ये कक्ष को बताता है। किसको बताता है, कक्ष को बताता है। और जो हमारे पास मुख्य क्वांटम संख्या है वो भी कक्ष को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 3 दी हुई है, ठीक है। तो n जो हमारे पास n बराबर जो 3 दिया हुआ है तो उसके इलेक्ट्रॉन के लिए L और M के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है L, यानी कि L को बोलते हैं हम द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, और यहाँ पर जो M है इसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है, सबसे पहले नंबर पर आती है मुख्य क्वांटम संख्या। तो इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम n से व्यक्त करते हैं और n बराबर हमें दे रखा है 3 होता है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वांटम संख्या उस पर चलते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे दिया हुआ है द्विगंशी क्वांटम संख्या, और द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और L जो होता है वो n पर डिपेंड होता है। जो L होता है वो किस पर डिपेंड होता है, वो n पर डिपेंड होता है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या पर डिपेंड होता है। और जो L की वैल्यू होती है वो 0 से n-1 तक होती है। तब हम देखते हैं
यहाँ पर L बराबर 0 से n-1 और यहाँ पर जो L की वैल्यू आ जाती है वो हम रखते हैं L इज इक्वल टू n-1 में। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रखी तो यहाँ पर आई है L इज इक्वल टू जो n की जो वैल्यू है वो 3 है, तो यहाँ पर हमने n की जगह क्या रख दिया 3 रख दिया और माइनस में क्या रख दिया 1 रख दिया। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी तो L की वैल्यू जो आएगी वो 2 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 3 पे आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, हम उसकी वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो m है चुंबकीय क्वांटम संख्या वो -L से +L तक होता है। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो किस पर डिपेंड करेगी, -L से +L, और L की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 थी। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा -2 -1 0 +1 +2। तो टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसके टोटल मान यानी कि जो कुल मान अगर हम निकालें तो यहाँ पर आएगा जो फॉर्मूला है हमारे पास 2L + 1। तो यहाँ पर L की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 × 2 + 1, तो टोटल जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m बराबर 5 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पॉइंट है, यानी कि डेक्रोन का रासायनिक सूत्र लिखिए। डेक्रोन का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो डेक्रोन का रासायनिक सूत्र ये है हमारे पास आंसर में। तो ये है हमारे पास, ये एक डेक्रोन जो होता है ये एक पॉलीमर होता है और हमने एक मोनोमर लिया है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक मोनोमर ले लिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इसका मोनोमर है उसका फॉर्मूला जो होगा डेक्रोन का वो होगा C+O सिंगल बॉन्ड बेंजीन स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड C+O, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर O आएगा, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पर O आ जाएगा और यहाँ पर ब्रैकेट बंद हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर N आ जाएगा। N का मतलब होता है मोनोमर, नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि ये टोटल क्या है मोनोमर है। तो यानी कि N बराबर होता है नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गैल्वेनीकरण में स्पेस का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है, तो आंसर है हमारे पास जिंक का उपयोग किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर आगे फिफ्थ क्वेश्चन जो है कि हमारे पास है कि 10 की पावर -2 NaOH का pH मान की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हम आंसर समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि NaOH के घोल में OH आयन की सांद्रता कितनी है, 10 की पावर -2, और ये हमको दिया हुआ भी है। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, 1 × 10⁻², ग्राम आयन पर लीटर, ग्राम आयन पर लीटर। तो यहाँ पर जो हम वैल्यू देखेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू है कि जो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन इंटू कंसंट्रेशन OH माइनस आयन, यानी कि हमारे पास जो है हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, H+ आयन है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास OH माइनस आयन है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इन दोनों के बराबर रख लेते हैं, यानी कि जो हमारे पास ये है 1 × 10⁻14 होती है इसकी दोनों की जो वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर OH की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। OH की वैल्यू जो थी हमारे पास ये थी 1 × 10⁻², तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो टोटल हमारे पास जो वैल्यू आती है वो H+, जो कंसंट्रेशन H+ आयन की जो वैल्यू आती है, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्योंकि अगर हम इस तरीके से इसको नीचे ले जाएंगे तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर गुणा हो जाएगी। हम यहाँ पर नीचे इसको ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × 10⁻14 और इसके नीचे ये आ जाएगा 1 × 10⁻²। तो टोटल हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी जो 10⁻12 आ जाएगी। तो हमारे पास जो H+ आयन्स हैं, कंसंट्रेशन H+ आयन्स हैं, तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 10⁻12। तो हमारी जो वैल्यू आई है वो H+ जो हमारे पास आयन्स हैं उसकी वैल्यू आई है, और हमको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो pH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो NaOH है उसका pH फाइंड आउट करना है। तो pH फाइंड आउट करने के लिए अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा, pH का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास जो pH का फॉर्मूला होता है वो -log10 H+ कंसंट्रेशन, यानी कि जो हमारे पास ये फॉर्मूला होगा ये हमारे पास ये लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि pH इज इक्वल टू -log10 log base 10
H प्लस आयन। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में H प्लस आयन की जो वैल्यू आई है, H प्लस आयन की जो वैल्यू थी हमारे पास, वो जो आई है वो 10 की पावर -12 आई है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, pH बराबर -log(10) और इंटू 10 की पावर जो होगी -12 होगी। अब हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, इसके अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर log(10) तो ये माइनस में रहेगा ही। अब यहाँ पर अगर हम अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो है -12, ये कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और -log(10) और यहाँ पर 10 से इसकी गुणा हो जाएगी। सो नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। जो pH होता है, pH, तो यहाँ पर इसकी माइनस से 12 की गुणा करेंगे तो -12 आ जाएगा। और ठीक है, तो यहाँ पर जो 10 log(10) की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और 1 की माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इंटू का निशान है यानी कि गुणा का निशान है, अगर हम 12 की 1 से यानी कि 1 से गुणा करेंगे और माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर टोटल जो वैल्यू आएगी हमारे पास, pH की वैल्यू आ जाएगी 12। तो ये जो हमारा ये जो वैल्यू आई है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। तो यहाँ पर लिख रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु sp3 संकरित नहीं है। sp3 संकरित नहीं है, और जो नहीं है वो है हमारे पास BF3। जो हमारे पास नहीं है वो है हमारे पास BF3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी में स्थायी कठोरता स्पेस की उपस्थिति के कारण है और अस्थायी कठोरता स्पेस की उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि जो पानी में स्थायी कठोरता है वो हमारे पास जो होती है वो कैल्शियम सल्फेट की वजह से होती है, और जो हमारे पास अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से हमारे पास क्या होती है, वो होती है अस्थायी कठोरता। और जो अस्थायी कठोरता होती है हम उसको आसानी से दूर कर सकते हैं, और जो हमारे पास स्थायी कठोरता होती है वो आसानी से दूर नहीं हो पाती। जो अस्थायी कठोरता होती है उसको हम पानी को उबालकर या फिर पानी को उबालकर उसको हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और जो स्थायी कठोरता होती है वो पानी को उबालने पर दूर नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का यह है 8th पार्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ठोस स्नेहक, यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है, का नाम लिखिए। तो हमारे पास जो एक ठोस स्नेहक है वो हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जो 9 पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि BOD और COD को परिभाषित कीजिए। स्टूडेंट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है जनरली। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि BOD की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि अगर हम इसकी परिभाषा देखें, 1 लीटर जल के नमूने में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 दिन में ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर BOD कहेंगे। यानी कि जो 1 लीटर जल है, अगर हम 1 लीटर के जल का नमूना लें, उसमें उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं तो वो कौन उसका ऑक्सीकरण करता है, सूक्ष्म जीव उसका ऑक्सीकरण करेंगे और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका ऑक्सीकरण होगा। अब जब वो ऑक्सीकरण करेंगे, कौन करेंगे, सूक्ष्म जीव जब ऑक्सीकरण करेंगे कार्बनिक पदार्थों का, तो ऑक्सीजन का यूज होगा, और जितनी भी ऑक्सीजन का यूज होगा उसी को क्या कहेंगे हम, यानी कि जो रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की उसी को क्या कहेंगे हम, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पर हम चलते हैं COD पर। COD की जो फुल फॉर्म होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। यानी कि यहाँ पर हम समझ लेते हैं इसकी परिभाषा, यानी कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में उपस्थित सभी कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है, उसी को क्या कहते हैं, COD कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं तेल गैस के भंजन से प्राप्त की जाती है। यानी कि तेल गैस, स्पेस यहाँ पर दे रखा है कि भंजन से प्राप्त की जाती है। तो तेल गैस जो होती है वो कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल के भंजन से
प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है स्पेस और का, यानी कि जो प्रोड्यूसर गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पर आएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जो यहाँ पर और है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन आ जाएगी। यानी कि जो प्रोड्यूसर गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यानी कि हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आवर्त सारणी के सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व स्पेस समूह में रखे गए हैं, यानी कि जो 17वां समूह होता है वो आवर्त सारणी के सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व का समूह है। ठीक है, जो हमारे पास हेलोजेंस होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, FCl, Br, I, ये जो हमारे पास हैं, इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में, यानी कि जो पूरी आवर्त सारणी है उसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 के 1 पार्ट पर हम चलते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो हम देखते हैं कि पानी के नमूने में कैल्शियम सल्फेट 204 ग्राम पर लीटर होता है। इसकी जो कठोरता की गणना करनी है वो ppm में करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जो कैल्शियम सल्फेट का ग्राम अणुभार जो होगा हमारे पास वो आएगा हमारे पास 136। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे और इसका जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 136, यानी कि जो कैल्शियम सल्फेट होता है उसका जो ग्राम अणुभार होता है वो 136 होता है। नमूना जो हमारे पास दिया हुआ है, कैल्शियम सल्फेट की जो मात्रा है वो हमको दी गई है क्वेश्चन में 204 ग्राम पर लीटर, और इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 0.204 ग्राम पर लीटर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो 0.204 ग्राम पर लीटर कैल्शियम सल्फेट की कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य मात्रा अगर हम देखें, तो कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम समतुल्य मात्रा ये देखेंगे तो यहाँ पर आएगी कि जो हमारे पास 0.204 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 136 यानी कि 136। तो जो इसको अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो 0.15 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। ठीक है, आता है 1000 ml में घुले कैल्शियम सल्फेट की मात्रा। हमारे पास जो 1000 ml यानी कि 1 लीटर में घुले कैल्शियम सल्फेट की मात्रा हमारे पास इतनी है। तो 10 की घात यानी कि 10 लाख ml कठोर जल में घुले लवणों की मात्रा हमको ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 1 लीटर में हमारे पास जो वैल्यू आई है उसको 10 लाख भाग से गुणा कर देंगे और उसको क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जो टोटल वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 150 ppm। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। बंधित आणविक कक्षक एवं प्रतिबंधित आणविक कक्षक में अंतर यानी भेद बताना है, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, हमने यहाँ पर जो है एक टेबल को बनाया है और इसमें हमने एक तरफ जो लिखा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि बंधित आणविक कक्षक को लिखा है, और जो सेकंड जो कॉलम है हमारे पास, जो सेकंड हमारे पास खाना बना हुआ है उसमें हमने लिखा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिबंधित आणविक कक्षक। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेंगे कि जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इसकी ऊर्जा कम होती है। जो बंधित आणविक कक्षक होते हैं तो इसकी ऊर्जा कम होती है, यानी कि जो ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बन जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाती है, इसकी ऊर्जा कम रहती है। और यहाँ पर जो प्रतिबंधित आणविक कक्षक होते हैं, जो एंटी बॉन्डिंग होती है, इनकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होती है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है, और यहाँ पर क्या होता है कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये अधिक स्थायी होते हैं और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ये कम स्थायी होते हैं, यानी कि अधिक स्थायी नहीं होते। और नंबर 4 पर हम आते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये परमाणुिक कक्षकों के योगात्मक
ओवरलैपिंग से बनते हैं, यानी कि योगात्मक ओवरलैपिंग से बनते हैं। और ये जो परमाणु कक्षकों के ऋणात्मक ओवरलैपिंग से बनते हैं, यानी कि ये किससे बनते हैं, धनात्मक ओवरलैपिंग से बनते हैं, यानी कि योगात्मक से जोड़ने से, और ये बनते हैं ऋणात्मक ओवरलैपिंग से बनते हैं। कौन बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो योगात्मक ओवरलैपिंग से बनते हैं वो बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि बंधित आणविक कक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। जीवापकर्षणीय बहुलक किसे कहते हैं, जीवापकर्षणीय बहुलक, यानी कि इसको इंग्लिश में बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं। यानी कि उदाहरण और एक उपयोग भी बताना है, इसका एक उदाहरण और एक इसका उपयोग बता देना है। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे बहुलक यानी कि वे पॉलीमर जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा वायुमंडलीय गैसों की उपस्थिति में विघटन हो जाता है, यानी कि वे बहुलक वे पॉलीमर जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा वायुमंडलीय गैस की उपस्थिति, यानी कि जो वायुमंडल में उपस्थित जो गैस होती है उनकी उपस्थिति में विघटन, यानी कि वे टूट जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, जीवापकर्षणीय बहुलक कहलाते हैं। अब जीवापकर्षणीय बहुलक जो होंगे उनका जो उदाहरण होगा वो PHBV, दूसरा होगा पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेट। और नेक्स्ट जो होगा हमारे पास विलमेट होगा। इसका उपयोग जो PHBV का उपयोग होता है ऑर्थोपेडिक उपकरण और ड्रग्स के संचालन के में किया जाता है। ड्रग्स का मतलब होता है कि दवाइयों के संचालन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, 3p6 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, यानी कि 3p6 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। जो हमारे पास चारों क्वांटम संख्या है वो है मुख्य क्वांटम संख्या L, द्विगंशी क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या N, द्विगंशी क्वांटम संख्या L, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या हमारे पास जो चुंबकीय क्वांटम संख्या वो है M, और ये है स्पिन क्वांटम संख्या यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या को क्या बोलते हैं, हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, के मान को हम बताना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। जो 3p6 है, ये 3p6 है, हमने इसको डिवाइड किया है, यानी कि जो 3 है वो कोष को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो कोष को बताता है, और जो p है वो उपकोष को बताता है, और जो हमारे पास 6 है यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि S से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन क्वांटम संख्या रिप्रेजेंट करती है किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो रिप्रेजेंट करते हैं वो S से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चक्रण, और यहाँ पर जो S होती है, जो S क्वांटम संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करती है, प्रकट करती है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर दे रखा है उपकोष, और उपकोष जो होता है वो उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है L, ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। जो नेक्स्ट हमारे पास जो कोष को रिप्रेजेंट करती है वो करती है मुख्य क्वांटम संख्या, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम N से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जो हमारे पास N की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 3, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है जो N की वैल्यू होती है वो 3 होती है, और इसी की हेल्प से हम L की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। L मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो L की जो वैल्यू, L की जो मतलब फॉर्मूला होता है वो n-1 होता है, n-1, और n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3 रख देंगे, और यहाँ पर हमारी जो L की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी +2। नेक्स्ट हमारे पास M, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। अब मैग्नेटिक क्वांटम संख्या आपको जो हमारे पास क्वेश्चन आया था एक, उसमें हमने वैल्यू निकाली थी कि -L से +L तक इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पर जो M होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, वो किस पर डिपेंड होता है, वो L पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर L की जो वैल्यू है वो दे रखी है 2, तो हमको जो वैल्यू निकालनी है वो -L से +L तक निकालनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख देंगे -2 -1 0 +1 +2, और जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो बताती है स्थिति, यानी कि जो स्थिति है यहाँ पर -2 पे जो स्थिति होगी इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आधा तो हाफ क्लॉकवाइज घूमेगा और आधा कैसा घूमेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसलिए यानी कि +½ और -½ तो टोटल जो S की जो वैल्यू आ जाएगी यानी कि 2m हो जाएगी।
और जो m की जो वैल्यू आई यहाँ पर, इस फॉर्मूले से भी हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। टोटल यानी कुल मान जो हम निकाल सकते हैं वो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो m का जो कुल मान आए थे वो 5 आए थे, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि m बराबर 12+1, जो l यहाँ पर l की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो टोटल मान जो हमारे पास आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो 5 यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे पास जो s के टोटल मान आ जाएंगे वो 10 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट, संकरण क्या है, एसपी संकरण को उदाहरण सहित समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका पहले संकरण, जो संकरण है हम इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इंग्लिश में हम इसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इसकी जो खोज की थी पॉलिंग और स्लेटर ने की थी सन 1935 में। सहसंयोजक यौगिकों की ज्यामितीय आकृति को समझाने के लिए कक्षकों के अतिव्यापन के लिए सिद्धांत किसने दिया था, वो पॉलिंग और स्लेटर ने दिया था। क्या सिद्धांत दिया था वो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। जो सिद्धांत दिया था, समान ऊर्जा वाले परमाणुीय कक्षकों का मिलना तथा समान ऊर्जा वाले एक ही आकार के समान संख्या के नए कक्षक बनाना संकरण कहलाता है। यानी कि जो जब दो समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। तथा बनने वाले नए कक्षक संकरित कक्षक कहलाते हैं। यानी कि जो नए कक्षक बनते हैं वो संकरित कक्षक कहलाते हैं, और जो यह प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, वो संकरण कहलाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एसपी संकरण को उदाहरण से ही समझाइए। तो एसपी संकरण को यहाँ पर हम उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एसपी संकरण यानी कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन। जब एक एस तथा एक पी कक्षक आपस में संकरित होकर समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं तब इस प्रकार के संकरण को एसपी संकरण कहते हैं। इसके जो उदाहरण है कि एसपी संकरण किस में कौन कौन से अणुओं में होता है वो यहाँ पर हम उदाहरण में देख लेते हैं। ये एक होता है BeF2 बेरिलियम फ्लोराइड। नेक्स्ट चलते हैं BeCl2 में भी कौन सा संकरण पाया जाता है, sp संकरण पाया जाता है। CO2 में भी sp संकरण पाया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या पाया जाता है, sp संकरण पाया जाता है। HgCl2 में भी क्या पाया जाता है, sp संकरण पाया जाता है। इसका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है C2H2 एटसेट्रा। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश की है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकाल लेते हैं। तो 1s2 × 2s2 यहाँ पर हो जाएगा 1s2, 2s2। अब यहाँ पर जो है आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर मूलभूत जो अवस्था होती है हम ग्राउंड स्टेट को यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि जो मूल अवस्था होती है, मूल अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट है यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में यानी कि बाह्यतम जो कक्षा होती है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये हमारे पास दूसरी कक्षा है। तो दूसरी कक्षा में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि पहली कक्षा में तो फुल इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, उसको तो हटा दो। तो हमारे पास जो है आउटर मोस्ट सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर एस वो भी किस में भरे हुए हैं, एस में भरे हुए हैं। अब हम इसकी BE की उत्तेजित अवस्था को देख लेते हैं। अब जब उत्तेजित अवस्था को हम देखेंगे तो यहाँ पर जो S है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में चला जाता है। अब यहाँ पर जो P ऑर्बिटल में जाएगा, जब हम S को एनर्जी देंगे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन खिसक के कहाँ पर चला जाएगा, यानी कि निकल के कहाँ पर चला जाएगा, वो P में चला जाएगा। अब यहाँ पर दोनों जगह पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, पार्शियली क्लोरीन को यहाँ पर जो क्लोरीन है उसको हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, क्लोरीन का अतिव्यापन कर लिया। अब ये नए कक्षक बने हैं तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक S में जा रहा है और एक P में जा रहा था, यानी कि एक यहाँ पर हमने S लिखा और एक यहाँ पर हमने P लिख दिया। अब टोटल हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन बना वो बना हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, पाउली के अपवर्जन नियम की परिभाषा लिखिए। तो पाउली का अपवर्जन नियम यहाँ पर देख लेते हैं। किसी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यानी कि जो हमारे पास
किसी भी दो मतलब कि किसी भी परमाणु के लिए किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए यानी कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान, चारों क्वांटम संख्या मैंने आपको पहले भी बताया था, चारों क्वांटम संख्या कौन सी होती हैं? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या यानी चक्रण क्वांटम संख्या। तो यहाँ पर इन चारों में से भले ही तीन के मान बराबर हो जाए, परंतु जो चौथी है यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या, उसका मान कभी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए बराबर नहीं आएंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं परमाणु के किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो पाउली में उसने 2 स्टेटमेंट दिए थे, पाउली जी ने 2 स्टेटमेंट दिए थे। वो पहला जो था वो किसी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, और दूसरा जो स्टेटमेंट दिया था वो था परमाणु के किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास ऑर्बिटल है किसी भी परमाणु में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि जो यहाँ पर ऑर्बिटल का मतलब यह है यहाँ पर कक्षक, यानी कि जो उपकक्षक है हमारे पास उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कभी भी एक कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन कभी भी फिल नहीं होंगे, हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ एक्सप्लेन करने किया है। यहाँ पर आइए देख लेते हैं क्या एक्सप्लेन किया है। यदि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए n यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, यहाँ पर l दे रखा है द्विगंशी क्वांटम संख्या, तथा m दे रखा है चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान एक समान हैं, तो निश्चित ही उनके s के मान भिन्न होंगे। यानी कि यदि एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? निश्चित तौर पर -½ होगा, क्योंकि यह नियम किसी ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन के प्रवेश को अपवर्जित करता है। अतः इसे अपवर्जन नियम कहते हैं। यहाँ पर इसको हम नोट के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, 2 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है ये, तो ये न्यूमेरिकल पार्ट है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 0.72 ग्राम ईंधन जिसमें 84% कार्बन है। जब बम कैलोरीमीटर में पूर्ण दहन करते हैं तो तापमान में 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। बम कैलोरीमीटर में 250 ग्राम पानी है और कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक 150 ग्राम है। तो ईंधन के उच्च ऊष्मीयमान की गणना कीजिए। तो यहां पर हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो हमारे पास W दिया हुआ है वो 250 ग्राम दिया हुआ है, और जो हमारे पास M यानी कि जल तुल्यांक बाहर दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है, जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 150 ग्राम। जो तापमान में अंतर दिया हुआ है हम यहाँ पे इसको T2 और यहाँ पर लिख लेते हैं कैपिटल T1। ठीक है, तो जो हमारे पास अंतर दिया हुआ है इसको हम T2 और T1 लिखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास दी हुई है क्वेश्चन में 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर हमने जो स्मॉल w है, जो हमारे पास ईंधन है, जो ईंधन जिसमें 84% कार्बन दिया हुआ था, अभी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर, वो हम यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल w और उसकी जो वैल्यू होगी 0.72 ग्राम होगी। तो उच्च ऊष्मीयमान का जो फॉर्मूला है HCV हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है m प्लस कैपिटल W इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई W, स्मॉल w जो होता है। तो हमने इसमें टोटल वैल्यू जो रखी और कैलकुलेशन की, तो टोटल जो हमारे पास उत्तर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1333.3 केल्विन पर ग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट पर हम चलते हैं, जो है कि नंबर 2 का A, RDX क्या है। तो यहां पर हम समझ लेते हैं RDX क्या है। यह एक विस्फोटक है और इसकी जो खोज हुई थी वो इंग्लैंड के बुलविच ओसोनिल के रिसर्च सेंटर रिसर्च डिपार्टमेंट में हुई थी। ठीक है, तो बुलविच ने की थी और अपने रिसर्च डिपार्टमेंट में की थी। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइएमीन टेट्रामीन है। इसको सर्वप्रथम CG हेल ने हेक्सामेथिलीन
टेट्रामीन के भंजक नाइट्रीकरण द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसका उपयोग बमों, रॉकेट में किया जाता है, बम बनाने में और रॉकेट में इसका उपयोग किया जाता है। आइए इसकी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है। तो ये हमारे पास जो हेक्सामेथिल टेट्राएमीन है, हमने इसकी रिएक्शन कराई है कंसंट्रेट HNO3 से। अब जैसे हम कंसंट्रेट HNO3, ये हमारे पास 3 मोल है कंसंट्रेट HNO3, यहाँ पर हमने रिएक्शन कराई तो हमारे पास क्या बना, साइक्लोनाइट बना। ठीक है, अब साइक्लोनाइट जो होती है इसका जो फॉर्मूला होता है, जो ये होता है पूरी टोटल RDX। अब हम यहाँ पर RDX की जो विस्फोटक अभिक्रिया होती है हम इसको देख लेते हैं। जो RDX की विस्फोटक अभिक्रिया होती है वो होती है हमारे पास ये वाली। ठीक है, तो उसको हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है C3H6N6O6, हम यहाँ पर इसको हीट करेंगे, यानी कि जैसे हीट होती है तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड यानी 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O प्लस 3 मोल्स ऑफ N2 यहाँ पर लिबरेट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है हम उस पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट था हमारे पास वो है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है, टेफ्लॉन पर एक टिप्पणी लिखिए, ये 2 नंबर में आ जाता है। तो टेफ्लॉन एक कृत्रिम बहुलक है। कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित है। इसमें 1 लाख यानी कि 1 लाख जो है 1122 टेट्रा क्लोरोएथेन होता है, यानी कि जो इसमें 1 लाख यानी कि मोनोमर जो पाया जाता है वो 1122 टेट्रा क्लोरोएथेन मिलता है। इस बहुलक को पॉलीटेट्रा क्लोरो इथाइलिन भी कहते हैं, पॉलीटेट्रा क्लोरो इथाइलिन भी कहते हैं। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। NCF2 डबल बॉन्ड CF2, यहाँ पर जो N है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं, CF2 डबल बॉन्ड CF2, और यहाँ पर हाई प्रेशर में O2 की प्रेजेंस में हम इसको क्या करते हैं, गर्म किया जाता है, यानी कि इसको हीट दी जाती है। तो टोटल जो हमारे पास मोनोमर बनता है तो CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 यहाँ पर इस तरीके से बहुलक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट है हमारे पास वैद्युत रासायनिक संचारण। और वैद्युत रासायनिक संचारण और धात्विक संचारण, वैद्युत धात्विक संचारण ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही। इसमें से एक बहुत ज़्यादा आता है जो है कि वैद्युत रासायनिक संचारण। अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि वैद्युत रासायनिक संचारण क्या होता है, यानी कि इसे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन भी कहते हैं। अब इसने जो इसका डिस्कवर किया था, यानी कि इसका जो सिद्धांत प्रतिपादन किया था, सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, वो नट्स ने किया था। यानी नट्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1889 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार अब हम इसका सिद्धांत पढ़ लेते हैं। यानी कि इसके सिद्धांत क्या था, धातु की सतह पर अनेक छोटे छोटे रासायनिक सेल बन जाते हैं। यानी कि धातु होती है उसकी सतह पर अनेक छोटे छोटे रासायनिक सेल बन जाते हैं तथा उसमें रिडॉक्स अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। रिडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीकरण दोनों रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण धातु धीरे धीरे घुलकर नष्ट हो जाती है। जिसके कारण क्या हो जाती है, धातु धीरे धीरे गलकर यानी कि घुलकर नष्ट हो जाती है तथा अन्य अवांछनीय पदार्थ बनने लगते हैं। यानी कि या तो फिर वो PPT वगैरह बना लेगा या फिर और कलर में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर उसको जंग लग जाएगा, यानी कि वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। इस प्रक्रिया को यानी कि इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं, संचारण बोलते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर रिडक्शन यानी कि अपचयन होता है। यदि धातु एनोड की तरह व्यवहार करने लगती है तो उसका ऑक्सीकरण होने लगता है और ऑक्सीकरण आयनों के रूप में घुलने के कारण धातु का संचारण होने लगता है। यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जिंक की छड़, यदि कोई अन्य पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने लगे अर्थात कैथोड की तरह व्यवहार करने लगे तब जिंक होता है वो +2 आयन विलयन में घुलते चले जाएंगे और आयन जो धातु है जिंक हमारे पास उसमें क्या हो जाएगा, उसका संचारण होता चला जाएगा। यहाँ पर हम डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं
कि यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जिंक जो है ये इलेक्ट्रॉन को मतलब कि क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है और Zn+2 की फॉर्म में क्या कर रहा है, ये सॉल्यूशन में घुलता चला जा रहा है। अब जैसे ही सॉल्यूशन में घुलता चला जाएगा तो यहाँ पर इस धातु पे संक्षारण, इस धातु का क्या हो जाएगा, संक्षारण होता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो Zn+2 है वो आयन की फॉर्म में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आ रहा है। ठीक है, तो जो जिंक जो रॉड है, जो जिंक की रॉड है उसमें संक्षारण होना प्रारंभ हो जाता है। अब संक्षारण की जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, जो हमारे पास जिंक है यानी कि जिंक जो है वो Zn+2 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होके सॉल्यूशन में आ जाएगा और ये जो है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या कर देगा, वो लिबरेट कर देगा, बाहर निकाल देगा, उत्सर्जित कर देगा। जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा उसका संक्षारण भी अधिक होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि लोहे व कॉपर को मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाए तो लोहे का मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक होने के कारण उसका संक्षारण पहले होगा। जो हमारे पास लोहा होता है, अगर लोहे को और कॉपर का मिलाकर एक मिश्र धातु बनाया जाए तो लोहे का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो अधिक ऋणात्मक होता है और जब अधिक ऋणात्मक होगा तो लोहे का संक्षारण पहले होने लगेगा। संक्षारण से बचाव। संक्षारण के कारण धातु व मशीनों को काफ़ी नुकसान होता है। संक्षारण नंबर 2, संक्षारण के कारण मशीनरी में अनेक प्रकार के जो कलपुर्जे होते हैं वो अनुपयोगी हो जाते हैं। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए निम्न उपयोग किए जाते हैं। अब कौन कौन से उपयोग किए जाते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। उपयुक्त डिजाइन के द्वारा, यहाँ पर क्या है, उपयुक्त डिजाइन के द्वारा, उपयुक्त डिजाइन यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। यदि किसी धातु का डिजाइन सही न हो, यदि किसी धातु का डिजाइन सही ना हो तो उसमें संक्षारण की संभावना अधिक रहती है, जो कि निम्न बातों पर निर्भर करती है। यहाँ पर जुड़ने वाले भागों में कोई छेद या दरार नहीं होनी चाहिए। एनोडीय धातु पर पेंट या लेपन नहीं होना चाहिए। दोनों असमान धातुओं का संपर्क संक्षारण वाले विलयन की उपस्थिति में नहीं होना चाहिए। नंबर 2 पे चलते हैं। शुद्ध धातु के प्रयोग द्वारा। किसी धातु में जितनी ज़्यादा अशुद्धियाँ होंगी उसका संक्षारण उतना ही अधिक होगा। संक्षारण से बचने के लिए शुद्ध धातु का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, संदमक के प्रयोग द्वारा। निरोधक यानी संदमक होता है निरोधक, वे पदार्थ होते हैं जिन्हें यदि सूक्ष्म मात्रा में मिला दिया जाए तो वे धातु के चारों ओर अधिशोषित होकर एक सुरक्षात्मक परत बना लेते हैं जिससे संक्षारण को रोका जा सकता है। उचित माध्यम के द्वारा जो प्रयोग किए जाते हैं, उचित माध्यम के प्रयोग द्वारा हम जो यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम संक्षारण से बचा सकते हैं। यानी संक्षारण नमी या जल के संपर्क में अधिक तीव्रता गति से लगता है यानी होता है, क्योंकि नम वायु में ऑक्सीजन होती है। अतः धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए नम वायु या जल में घुली हुई ऑक्सीजन को निकालने पर संक्षारण को रोका जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए सोडियम सल्फाइड या हाइड्रोजीन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 व क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने चैनल जीवन क्लासेज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।